नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है सभी जिलों में निकाली जा चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस जिले में है उस जिले में फॉर्म को अप्लाई करना, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को समझ आए कि आपको किस जिले में वैकेंसी है और किस जिले में आपको अप्लाई करनी है और किस जिले में आपको अप्लाई नहीं करना है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब कुछ पता चल सके, जैसे कि आपको इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। हालांकि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10वीं पास ही है, यानी कि अगर सिर्फ आपने मैट्रिक पास किया तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई है जिसको आपको पालन करना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैंने पिछली बार बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे थे जो कि बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे थे कि आप तो जॉब की जो अपडेट्स दे रहे हैं आंगनबाड़ी के बारे में वो बिल्कुल सारा का सारा फेक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं पूरा ब्रेकआउट करके बताने वाला हूं कि किस जिला में कितनी वैकेंसी आई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खोल करके दिखाऊंगा। ये उन सभी लोगों के गाल पे तमाचा होगा जो कि बताए थे क्या फेक वैकेंसी बातें और कुछ आप अटपटा सा कमेंट भी कर रहे थे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। और आप कमेंट को ध्यान से, आप जो भी आपको लगे कि आप इसमें वीडियो में आपको क्या करनी है और नहीं करनी है, आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। किस जिले में वैकेंसी है उस जिले में आप अप्लाई कर दीजिएगा। और आप इसमें जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उसको इस वीडियो से दूर रखना है और आप लोगों को खुद उनको जाकर के रिप्लाई करनी है कि तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर बात करें बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के लिए योग्यता तथा पात्रता की, तो योग्यता और पात्रता कुछ इस प्रकार से है जिसको आपका पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आपको इसमें कुछ शर्तें भी दी गई है जिसको आपको पूरा करने वाले के लिए ही आवेदन आप इसमें कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता जो इसमें रखा गया है, न्यूनतम आपको शैक्षणिक योग्यता 10th पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने सिर्फ केवल मैट्रिक पास किया है तो आप बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो इसमें एक और योग्यता के लिए आपको कहा गया है कि यदि आपने क्लास 12th पास किया है, यानी कि अगर क्लास 12th अगर आपने पास किया है और साथ ही में आपने अगर ग्रेजुएशन पास किया है और आपने 10th, इसमें तो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सिर्फ 10th पास ही है। लेकिन आपको अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने तीनों अगर पास किया है तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको 10th का भी सर्टिफिकेट, 12th का भी और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, तीनों का डिग्री एवं मार्कशीट आपको लगाना है। दोस्तों, इसमें मार्कशीट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इसमें न्यूनतम तो 10वीं पास ही मांगा गया है। लेकिन इसमें कहा गया कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति होंगे जो इसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको पात्रता जो है सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करने के बाद आपको जॉब इसमें सबसे पहले लगने वाली है। इसलिए आपके पास अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है तो आप इसमें जरूर लगाएं। और उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्राथमिकता भी उसी में दी जाने वाली है जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन आपको तो सिर्फ 10th पास ही चाहिए, तो आप 10th मिनिमम तो 10th पास ही हैं, तो आप इसमें लगा लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुभव के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया अनुभव ही मांगा गया है। यानी कि अगर आपने पास अनुभव नहीं है तो आप बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अनुभव के लिए मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बताया था कि आपको अनुभव कैसे होगा। तो आपके पास आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 सालों का कार्य अनुभव होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो आपके पास कार्य अनुभव बनवाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आंगनबाड़ी सेविका में। जहाँ पे आंगनबाड़ी होगा आपके अगल बगल में, वहाँ पे जाइएगा और सेविका का आप बोलिएगा कि हमको डॉक्यूमेंट बनवाना है, यानी कि हमको अनुभव का प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो दोस्तों, जो इसमें निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है, केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी है महिलाएं ही इसमें भर्ती के लिए आवेदन कर सकती है। दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ कि इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है, इसमें पुरुष के लिए यह अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे लोग पहले भी कमेंट कर चुके हैं क्या यह मेल कैटेगरी के लिए यह वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें मेल कैटेगरी को इसमें अप्लाई नहीं करनी है। केवल जो इसमें महिलाएं हैं यानी कि फीमेल कैटेगरी है वही इसमें अप्लाई कर सकती है। और साथ ही में बात करें तो आवेदक को भी उसी जिले में अप्लाई करना है जिस जिले में वह निवास करते हैं। यानी कि अगर आप जिस जिले से हैं उसी जिले में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किसी और जिले में अप्लाई नहीं करनी है। यानी कि जैसे आपको पता चल जाएगा कि किस जिले में वैकेंसी आई है, मैं आगे नेक्स्ट में आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट का उसका ब्रेकआउट करके बताऊंगा किसमें कितनी तारीख तक लास्ट डेट और कब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट गया तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। और आवेदक उसी जिला में रहना चाहिए, यह मैंने आपको बता दिया जहाँ पे अपने निवास करते हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, इसमें एज लिमिट जो कहा गया है
न्यूनतम जो एज है आपकी 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपको 45 साल रखा गया है। और साथ ही में बात करें तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। एज रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार से है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एससी और एसटी कैटेगरी के लिए केवल इसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के हैं तब आपको इसमें 11 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। केवल 45 साल तक की महिलाएं ही इसमें अप्लाई कर सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आरक्षित वर्गों की जो महिलाएं उनके लिए नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपको देख लीजिएगा नोटिफिकेशन चेक करके। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसमें ध्यान से वीडियो को देखिए। और जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिस जिले में यह वैकेंसी आई है या फिर आने वाली है, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, पहले डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है ताकि जैसे उस जिले में वैकेंसी आए ताकि आप अप्लाई करें, आपका जॉब हो जाए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना होगी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने पास डॉक्यूमेंट्स ये सब रेडी करके रखिएगा। बहुत सारे जिले में वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे अभी जिले में आने वाली भी है। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट्स रहने वाली है वो आधार कार्ड है। दोस्तों आपके पास तो आधार कार्ड होगा ही, आधार कार्ड आपके पास जरूरी यहाँ पे रखा गया डॉक्यूमेंट फर्स्ट नंबर में ही बताया गया है कि आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास 10वीं का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। और साथ ही में अगर बात करें तो मार्कशीट के साथ साथ इसमें कहा गया है कि आपके पास अंक प्रमाण पत्र होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। मार्कशीट के साथ साथ क्या करना है, आपको अंक प्रमाण पत्र रहना चाहिए। अंक प्रमाण पत्र क्या होता है कि आपको साथ ही मूल प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। अंक प्रमाण पत्र के साथ में मूल प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने जहां से क्लास 10 पास आउट किया है वहीं पे आपको मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है कि जहां से पास आउट किया उनको बोलना है कि हमको मूल प्रमाण पत्र चाहिए, आपको वहां पे मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और साथ ही में बात करें 12वीं का आपके पास और जो ग्रेजुएशन पास आउट है उनके लिए भी दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए और अंक पत्र के साथ साथ आपके पास मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि आपके पास जो आय प्रमाण पत्र होता है वो बनवा लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवा लेना है। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए ही वैध रहता है। अगर आपके पास ओल्ड वाला इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आप उसको एक बार अपडेट करवा करके जो इसमें जो लास्ट डेट है उसके अनुसार बनवा लीजिएगा। यानी कि अगर बात करें इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवानी है तो उसके लिए आपको जो इनकम में जो शो करना है वो क्या करना है कि आपको 90,000 रुपये आपको शो करना है। इनकम सर्टिफिकेट में क्या करना है, 90,000 रुपये आपको शो करना है कि आपका जो ईयरली इनकम है वो 90,000 रुपया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आपको अगर लागू यहाँ पे अगर होता है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लगाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र केवल उन्हीं लोगों को लगाना है जिसको एज रिलैक्सेशन लेना है, यानी कि आयु सीमा में छूट लेनी है। आयु सीमा में कौन सा छूट ले सकता है, तो केवल एससी और एसटी कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं वही इसमें आप इसमें लगा सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। लेकिन दोस्तों इसमें मांगा गया है तो आप इसमें जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। जाति प्रमाण पत्र लगाने से मतलब होता है कि जहां पे आपको जिस जिले में जितनी वैकेंसी आई है उसमें आपको जो आरक्षित जो होता है आरक्षित कैटेगरी के लिए भी इसमें अलग अलग सभी में वैकेंसी आती है। और उस नेक्स्ट बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो निवास प्रमाण पत्र होता है उससे आपको पता चलता है कि जिस जिला में यह वैकेंसी आती है उसमें आपको पता चलता है कि आप वहीं के रहने वाले हैं। अगर आप वहाँ के नहीं रहने वाले रहेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए आप जहाँ से हैं वहीं से अप्लाई करना है, किसी और जिला में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपके अगर पास निवास प्रमाण पत्र है और जिस जिले से आप निवास करते हैं वहीं पे आपको बनवाना है, किसी और जिले का आपको नहीं बनवाना है। अगर आप बनवा करके झूठ मूठ का लगवा भी लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पास जिस डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया उसको सारे के सारे रियल वाले डॉक्यूमेंट्स बताने हैं। जो दोस्तों अगर बात करें तो जो आपको इसमें जो एज शो करेगा वो क्लास 10 वाला जो आपके पास जो इसमें डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को यहाँ पे लिखना है। यानी कि जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो जो क्लास 10 में आपको डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को यहाँ पे लगाना है। और किसी आधार कार्ड में अगर होगा अगर दोनों में मैच होना
होना चाहिए। अगर नहीं मैच होता है तो आप उसको आधार कार्ड को सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्लास 10 की जो मार्कशीट पे आपको जो होगा डेट ऑफ बर्थ वही इसमें लागू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो की। तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा ही। ये जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है आपके पास नहीं है तो आप खुद से फोन से भी खींच करके निकलवा सकते हैं। पासपोर्ट साइज कैसा फोटो होना चाहिए, तो आपको जो बैकग्राउंड होता है वो जो बैकग्राउंड में मान लीजिए कि यहाँ पे फोटो है तो आपको यहाँ पे जो है कलरफुल होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है कलरफुल होना चाहिए। आप बीच में आपको चेहरा लगना चाहिए कि हाँ है। फिर उसके बाद बात करें तो सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की। जो सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या होता है कि आपके पास चालू मोबाइल नंबर रहना चाहिए और चालू ईमेल आईडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अगर मोबाइल नंबर दे दे और उसमें पता चले कि रिचार्ज ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो कि आप रिचार्ज तो है लेकिन आप उसमें मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चले कि आपको इसमें आ रहा है कि नहीं। इसलिए आपको एक चालू मोबाइल नंबर देना है ताकि उसमें जो भी आपको मैसेज आए तो आप उसमें आराम से देख ले कि क्या मैसेज आया है। या फिर ईमेल आईडी वही देना है जो आपके पास हमेशा जो आप यूज करते हैं, आप उसका कोई भी मैसेज आता है तो हम चेक कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, एक ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आंगनबाड़ी में है। आंगनबाड़ी में उसमें जो भी वैकेंसी आती है आपको उसी में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सिंपली आपको गूगल में जाना है और ICDS आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक नहीं बल्कि सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन विंडो खुल जाएगा, बिहार सरकार समेकित बाल सेवाएं और ICDS का जो निर्देशालय है बिहार का समाज कल्याण विभाग वाला आपको ऑप्शन दिख जाएगा। वहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको होम पे आपको जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन का आपको विकल्प दिख रहा होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे इसमें क्या क्या मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको जो नाम है उसको लिखना है, पहले आपको हिंदी में नाम लिखना है, उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। फिर आपके पास जो एड्रेस होगा उसको लिख देना है और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक चालू मोबाइल नंबर आपको लिखनी, फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। याद रखें दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट प्रोसेस केवल आपको इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे SMS जाएगा जिसमें आपको यूजर ID और पासवर्ड वहाँ पे चला जाएगा। यूजर ID और जैसे ही आपको मिलेगा यूजर ID और पासवर्ड उसको इसमें डाल लेना है। जैसे कि हमने बताया था कि आपको यूजर ID या पासवर्ड को जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे विंडो पे जैसे खुलेगा तो उस पर आप क्लिक करने के बाद होता है विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी आपसे आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियां हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ करके आपको यहाँ पे डाल देनी है। आवेदन पत्र में जो भी जानकारी आप भरेंगे उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं वो रियल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको रियल वाला ही लगाना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी और जिला का आपको बनवा करके निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप जैसे ही बनवाते तो इसका जो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन देखने को मिलता है। इसलिए आप जिस जिले से उसी जिला में आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, किसी और जिला में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना है कि सभी आपको जो आवश्यक दस्तावेज होगा उसको अपलोड कर लेना है और जो आवेदक होगा पत्र को पुनः जांच करके आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको आवेदन जो होगा सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट का मतलब होता है कि आपको एक हार्ड कॉपी वाला प्रिंट आउट लेना है। इस प्रिंट आउट में आपको सारे कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में क्या कहा जा रहा है, तो आवेदन प्रक्रिया जो होती है पूरी तरीके से आपको इसमें जो देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई होगी और किसी भी तरीके का इसमें ऑफलाइन वर्क आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं या फिर कुछ भी करना है वो सारे के सारे आपको ऑनलाइन ही होगा, आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। और सभी दस्तावेज जो होगा सही और सत्यापित होना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आवेदन है समय सीमा के भीतर ही करना है। जैसे ही आप समय सीमा खत्म होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस जिले में कितना तारीख तक इसका लास्ट डेट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। और गलत जानकारी अगर आप इसमें भरते हैं तो आपका आवेदन फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। और एक बात और दोस्तों, आपको इसमें किसी को भी 1 रुपया भी फॉर्म भरने के लिए आपको नहीं देना है। फॉर्म भरने के लिए नहीं, सॉरी, फॉर्म भरने के लिए तो आपको इसमें चार्जेस लगेंगे ही, लेकिन आपको किसी को भी घूस के तौर पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। घूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे कि आप हमें 5,000 रुपया दीजिए, 5,000
या फिर आपको कहेंगे कि आप हमें 10,000 रुपया दीजिए, मैं आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में जॉब लगवा दूंगा। लेकिन दोस्तों को ध्यान रखना है कि इसमें किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी वर्क होगा सारे के सारे ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन इसमें आपको कोई भी वर्क देखने को नहीं मिलता है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो फॉर्म का जो फिलअप होता है वो भी आपको इसमें फ्री रहने वाली है, यानी कि अगर फॉर्म आपको भरना है तो आपको फ्री रहेगा। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो फ्री रहेगा, अन्यथा अगर आप साइबर कैफे जाते हैं तो वहां पे हो सकता है कि आपको 100 से लेकर के 200 के बीच में आपको फॉर्म भरने का पैसा लगे। यानी कि अगर खुद से भरते हो तो आपको तो फ्री में लगेगा, लेकिन आपको खुद से अगर नहीं आता है भरने तो आप किसी साइबर कैफे वाले से जाकर के भरवा सकते हैं, या फिर आप हमसे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं, वहां से आपको जा करके आप चाहें तो हमसे नोट्स ले सकते हैं। इसमें एक और बात दोस्तों, इसमें आपको एग्जाम भी पास, एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें आपको 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। उसमें आपको क्या करना है कि 100 नंबर को एग्जामिनेशन करने के लिए, आपको पास आउट करने के लिए हम आपने इसमें एक नोट्स बनाए हैं जो कि पूरी तरीके से आपको इसमें जो नोट्स हैं वो आपको ऐसा रहेगा इस प्रकार से, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहता है उसी के आधार पे हमने इस नोट्स को बनाया है। अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है कि इस नोट्स लेने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि हमारे मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर है, मेरा नंबर है 7761046831। दोस्तों याद रहे इस मोबाइल नंबर पे केवल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करनी है, फोन कोई नहीं करेगा, केवल मैसेज करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछना है। सिर्फ अगर आपको नोट्स लेना है तभी आप इसमें मैसेज कीजिएगा, अन्यथा टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी मैसेज नहीं करनी है, वरना आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है और हो सकता है कि मैं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दूं। इसलिए आपको इसमें फ़ोन नहीं करना है, केवल आपको मैसेज करना है। वो भी आपको अगर नोट्स लेना है तब आप चाहते हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन पास करें तो हमारा नोट्स लेकर के आप इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने इस टाइप से बनाया कि सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे और कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि सिंपली आप उसको रट लेना है। जैसे ही आप रटेंगे तो क्वेश्चन सिंपली बिहार लेवल का ही पूछा जाता है, तब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो इसमें आराम से एग्जामिनेशन पास कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पास करने के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, और साथ ही में आपको बात करते इस एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए आपको कोई कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है। केवल मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसको ले लेनी है। नोट्स देखिए, नोट्स इसलिए लेना है ताकि जैसे ही आपके जिले में वैकेंसी आए आप अप्लाई की जाए, अब जो इसका जो एग्जामिनेशन होगा आप एग्जामिनेशन पास करें, आपको जॉब हो जाए। इसलिए आप हमारा नोट्स जरूर ले। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। मैं उसका पूरा ब्रेकआउट करके आपको बताता हूं कि कहां पे किस जिले में कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको 19 सितंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज 19 तारीख है, तो यहाँ पे ICDS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको 19 तारीख दिख रहा होगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करनी है और किस जिले में कितनी वैकेंसी आई है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ICDS के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन आपको इसमें वैकेंसी देखना है तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे दिख रहा होगा महत्वपूर्ण लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे में दिखाई दे रहा होगा कि विज्ञापन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और नेक्स्ट है महिला प्रवेशिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, यानी कि इसमें जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको बताया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं विज्ञापन देखने के लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्लिक करें, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो एक विंडोज खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे विंडोज खुल चुका है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें किस जिले में कितनी वैकेंसी आई है और कब तक इसका डेट है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये जो 2024 में जो सितंबर में ये सब वैकेंसी आई है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें भी मैंने पिछले बार वीडियो बना चुका था। लेकिन ओल्ड वीडियो में आप जैसे देखेंगे तो सारे के सारे आपको इसमें दिख जाएंगे कि मैंने आपको कैसे कैसे बताया था वो। लेकिन आपको जिस जिले में अभी करेंट में वैकेंसी चल रहा है उस पर मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ। नीचे सिंपली आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में इसका आपको दिख जाएगा कि इसमें कब तक आपका डेट है। तो सबसे पहले बात करें तो आप जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका जो फर्स्ट है शेखपुरा जिला में यह वैकेंसी आई है, जिसमें लेडी सुपरवाइजर के पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिले, जो कि सुपरवाइजर में एक्सपीरियंस भी आपको इसमें खोजा गया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कहाँ पे है यह वैकेंसी। तो फर्स्ट आपको शेखपुरा में है,
जिसमें अगर बात करें स्टार्टिंग की तो आपको 10 सितंबर 2025 से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को पता होगा तो इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे, नहीं तो ऐसा होता है कि किसी को अगर पता नहीं चलता है तो इसमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे अपडेट आप लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे बहुत सारे अपडेट जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। यह फॉर्म जो है 10 सितंबर से आपको स्टार्टिंग होगी। और बात करें इसकी लास्ट डेट की तो इसका 10 सितंबर से आपको क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है। और लास्ट डेट इसका जो है 8 अक्टूबर तक है, यानी कि 8 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। आपको सिंपली क्या करना है, फिर नीचे देख रहे होंगे यह वैकेंसी सहरसा जिला में भी आया है। सहरसा जिला में क्या है, लेडी सुपरवाइजर जो कि एक्सपीरियंस के ऊपर रखा गया है। इसमें आपको 13 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में फॉर्म अप्लाई करनी है, यानी कि 13 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो इसका लास्ट डेट है 3 अक्टूबर है। और अगर बात करें शेखपुरा जिला की तो शेखपुरा जिला के लिए आपको 8 अक्टूबर तक ला ही रखा गया है। फिर बात करते हैं मुंगेर जिला में, यह 3 जिला में अभी वैकेंसी आई है फिलहाल, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पिछले बार कमेंट किया था कि आप फेक वैकेंसी बता रही है। दोस्तों ये फेक वैकेंसी नहीं है, ये ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको मुंगेर जिला दिख रहा होगा, यहाँ पे लेडी सुपरवाइजर के लिए जो कि एक्सपीरियंस के लिए आपको दिख रहा होगा, एक्सपीरियंस के लिए है। जिसमें आपको बात करें तो 13 सितंबर से आपको इसमें क्या हो रहा है कि फॉर्म आपको इसमें अप्लाई होगा और 3 अक्टूबर तक इसमें भी लास्ट डेट है, यानी कि 13 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस जिला में कितनी वैकेंसी आई है, तो मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आपको लेकर के चलता हूं। अब ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें समाहरणालय मुंगेर के द्वारा जो कि जिला प्रोग्राम कार्यालय के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। जिसमें अगर बात करें तो इसका विज्ञापन संख्या 1/2025 से 26 के तहत इसमें वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिल रही होगी। अब सिंपली मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो सबसे पहले बात करूं तो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को तो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सबसे पहले बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी देखने को मिले, यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। वही बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए तो ST कैटेगरी के लिए आपको 1 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं EBC कैटेगरी के लिए, तो जो EBC कैंडिडेट है उनके लिए आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और साथ ही में बात करें पिछड़ा वर्गों के लिए तो 1 वैकेंसी है, और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी। वही बात करें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करते हैं अनारक्षित वर्गों के लिए तो आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर वही बात करते हैं दोस्तों टोटल पदों की, तो जो इसका टोटल पद है आपको 16 पदों पे वैकेंसी देखने को मिली, यानी कि टोटल 16 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप इस फॉर्म में अप्लाई जरूर करें दोस्तों आपको अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करने वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अप्लाई इसमें जरूर करें। अप्लाई इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता कि इसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भी पोस्ट आती है, इसलिए आपको अप्लाई करके सबसे पहले इसका फायदा उठा लेनी है। अगर आपके पास कोई भी है तो आप उसमें आपको बताएं उसको अप्लाई कैसे करनी है, मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं, या फिर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करनी है। अब इसका बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट डेट की। जैसा कि मैंने आपको पिछले बार लास्ट डेट बताया था 13 तारीख 9वां महीना 2025 से लेकर के 3/10/2025 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 13 सितंबर से 13 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में ही आपको अप्लाई करनी है। 3 अक्टूबर से, यदि आप 3 अक्टूबर से बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको अप्लाई कर देनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों किस जिले में अब आई है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो जिला है वो हमारा समाहरणालय शेखपुरा के द्वारा निकाला गया है। समाहरणालय शेखपुरा में जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी में तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी आई और इसका लास्ट डेट क्या है। तो समाहरणालय जो शेखपुरा जिला में आया है उसमें आपको क्या करना है कि आपको सिंपली 6 ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। यह वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन आपको फिर भी अप्लाई करनी है। अप्लाई जैसे ही आप करते हैं तो सबसे पहले इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई किसी को पता ही नहीं रहता है कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई इसलिए भी करना है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है क्योंकि इसमें केवल शेखपुरा जिला के ही निवासी भर सकते हैं और किसी दूसरा जिला के निवासी इसमें बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं आरक्षित कोटि की तो 2 इसमें आपको देखने को मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्गों की बात करें तो सभी में आपको 1-1 वैकेंसी देखने को मिल जाता है। जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनमें भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। वही बात करें गैर आरक्षित वर्गों के लिए तो गैर आरक्षित वर्ग है उनके लिए आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलती है दोस्तों। वही बात करें टोटल पदों की, टोटल आपको 6 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेखपुरा जिला में इसका लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा 10 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में आपको अप्लाई करनी है। ये जो 10 सितंबर जो आपको यहाँ पे है और 8 अक्टूबर के बीच में ही आपको अप्लाई करनी है। जैसे ही आप 8 अक्टूबर के बाद आप इसमें अप्लाई कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप 8 अक्टूबर से पहले फॉर्म जरूर अप्लाई करें।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा जिला है जिसमें वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, जो नेक्स्ट जिला है हमारा भागलपुर समाहरणालय के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया, जो कि ICDS के अंतर्गत तो आता ही है। लेकिन अगर बात करें कि यह वैकेंसी कब निकाली गई थी, तो 11 सितंबर 2025 को यह वैकेंसी निकाली गई थी और इसका फॉर्म भी स्टार्टिंग हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस जिले में कितनी वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्रेच वर्कर और महिला हेतु इसमें वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपको 1 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। इसमें भी आपको 1 पदों पे वैकेंसी निकाला गई है। अब बात करते हैं इसमें जो आपको है फॉर्म अप्लाई कब से कब तक करना है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे पहले देख लेते हैं इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो कहा गया है 27 सितंबर के बीच में ही आपको अप्लाई करनी है। यानी कि अगर बात करें तो 11 सितंबर से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था और 27 सितंबर तक ही आपको इसमें फॉर्म में अप्लाई करनी है। आप नेक्स्ट अगर बात करें किस जिले में वैकेंसी आई है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वैकेंसी जो नेक्स्ट वैकेंसी है समाहरणालय सहरसा के द्वारा निकाला गया, जो कि ICDS के ही अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें इसकी विज्ञापन संख्या की, तो इसका विज्ञापन संख्या 1/2025 है। अब बात कर ले दोस्तों इसमें कब से स्टार्टिंग हुई और कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले बात करें तो आपको जो अनुसूचित जाति है उनके लिए इसमें 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और वही बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में पिछड़ा वर्गों की बात करें तो पिछड़ा वर्गों के लिए 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। पिछड़ा वर्गों की जो महिलाएं उनके लिए भी 1 वैकेंसी है, और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी इसमें आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। जो गैर आरक्षित वर्ग है उनके लिए 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें टोटल पदों की, तो टोटल आपको 16 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात कर ले दोस्तों कि इसमें आपको लास्ट डेट क्या है, तो इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 13/9/2025 से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में आपको अप्लाई करनी है। यानी कि 13 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में ही आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद आपको अप्लाई अगर नहीं कर सकते, अगर अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सभी कुछ तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि आपको अगर कोई दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट के है तो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई नहीं करनी है। जिस जिले में ये वैकेंसी आई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस जिले में ये वैकेंसी आई है आपको उसी जिला में ही अप्लाई करना है, किसी और जिला में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या हेल्प मिली, और साथ ही में आप हमें कमेंट करके बताएं क्या कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं। अगर आप बिहार के नहीं हैं या फिर किसी और अदर स्टेट के हैं तो आप उसमें भी कमेंट करके बताएं। जिस स्टेट के आप होंगे मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा और उस स्टेट में जो भी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।